point of BC. Length AD is 27 centimeter and is a point in AD such that the length of DN is 12 centimeter. The distance of N from the centroid of triangle ABC is equal to. कहा गया त्रिभुज ABC में D मिड पॉइंट है किसका, त्रिभुज ABC के भुजा BC का, और AD की लंबाई दी गई। सबसे पहले एक फिगर ड्रा करिए तब आप अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहा गया ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है जहाँ पे BC का मध्यबिंदु आपको D दिया गया है और AD को मिलाया गया है। AD की लंबाई आपको दी गई है 27, यानी आपको दिया गया ये 27। N एक बिंदु इस प्रकार से है कि DN इक्वल टू 12, यानी N यहाँ कहीं पे है और DN इक्वल टू आपको दिया गया 12। DN इक्वल टू कितना दिया गया, 12। अब आपसे कहा गया द डिस्टेंस ऑफ N फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, कहा गया कि सेंट्रॉइड से N की दूरी क्या होगी। आपको पता है कि अगर D मध्य बिंदु है BC का, यानी BD बराबर DC, तो AD आपकी मीडियन हो जाएगी, और अगर AD मीडियन है तो इस पे ही सेंट्रॉइड लाई करेगा। सेंट्रॉइड क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज की सभी माध्यिकाओं का कटान बिंदु। हम मान लेते हैं कि हमारा सेंट्रॉइड यहाँ कहीं पे C लाई करता है, ठीक है। अब अगर AD मीडियन है, अगर AD मीडियन है तो आपको ये पता होगा कि सेंट्रॉइड C जो होगा वो इसको 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा, 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा, यानी AC अनुपात CD जो भी होगा वो 2:1 होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि AD पूरा यानी पूरी माध्यिका 2, 1, 3 की हो तो AC की लंबाई 2 और CD की लंबाई 1 होगी। हमें पता है, क्या पता है हमें पता है DN, हमें पता है ये पूरी दूरी, हमें पता है DN, हमें DN पता है। अगर हम DC निकाल लें तो इसके सेंट्रॉइड से N की दूरी पता चल जाएगी। देखिए आपको पता है DN, और अगर आप क्या निकाल लें, DC निकाल लें। देखो DN पता है, DN में से DC अगर आप घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, CN, और C क्या है, सेंट्रॉइड है, N उसकी दूरी है, यानी C से N की दूरी को CN आपको निकालना है। इसके लिए आपको CD पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि AC अनुपात CD 2:1 होता है, और AC यहाँ पे C सेंट्रॉइड है, और आपको AC 2 हो जाएगा, CD 1 हो जाएगा जब AD 3 हो। लेकिन AD क्या 3 है, नहीं, AD कितना है, 27। अब अगर AD 27 यानी 3 बराबर 27 है तो हमारा CD कितना हो जाएगा, 3 बराबर 27 यानी 1 बराबर 9, यानी CD हो गया 9। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। DN कितना है, DN है 12 माइनस CD यानी कि -9 बराबर CN, यानी CN बराबर हो गया 12 में से 9 जाएगा 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर है आपका बिंदु N सेंट्रॉइड के पास में, यानी सेंट्रॉइड से 3 सेंटीमीटर दूरी पे हमारा बिंदु N लाई करता है। आपको मीडियन पता है, आपको पता है C सेंट्रॉइड है, C सेंट्रॉइड है तो 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा, यानी ऊपर वाला हिस्सा कितना हो गया 18 और नीचे वाला हिस्सा हो गया 9। पूरी दूरी इतनी पूरी 12 है, इतनी दूरी 9 है, तो इतना हिस्सा कितना हो जाएगा 3। यही पूछा गया था आपसे, ठीक है। कहा गया ये ट्री ऑफ हाइट h मीटर्स इज ब्रोकन बाय अ स्टॉर्म इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर्स फ्रॉम इट्स रूट्स, फाइंड द हाइट एट विच द ट्री इज ब्रोकन। कहा गया कि एक पेड़ इस प्रकार से है जिसकी ऊंचाई h मीटर थी और वो कुछ ऊंचाई से टूट गया, जिसके कारण उसका जो टूटा हुआ हिस्सा है वो ज़मीन से टच करता है यहाँ पे कहीं पे। आपसे कहा गया कि ये x मीटर दूरी दी गई है और आपसे कहा गया ये किस ऊंचाई से टूटा, यही दिया गया। अगर पूरी ऊंचाई h थी, हम मान लेते हैं a ऊंचाई से टूट गया, अगर यानी इतनी दूरी a होती तो ये इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, h माइनस a, क्योंकि पूरा कितना था h था, और यही हिस्सा टूट के ज़मीन पे छूता है, यानी ये भी h माइनस a हो जाएगा क्योंकि इसकी लंबाई h माइनस a है। ये आपको पता है 90 डिग्री। अब आप लगा दीजिए ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी h माइनस a का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a प्लस बी करोगे तो आ जाएगा h इंटू ए माइनस बी, यानी h माइनस 2a बराबर आ गया आपका एक्स स्क्वायर। यानी आपका हो गया h माइनस 2a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान h, या हम कह सकते हैं 2a इज इक्वल टू h माइनस एक्स स्क्वायर अपान h, यानी हम 2a इज इक्वल टू कह सकते हैं h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2h, सॉरी अपान h हो गया, हर बराबर कर लिया। यानी हमारा a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो गया h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा 2h। यानी कितनी ऊंचाई से हमारा पेड़ टूटा है, h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2h ऊंचाई से, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया B। देखिए यहाँ पे कोड ये कोई मतलब क्वेश्चन में जो कोड दिया गया था मिसस्पेल्ड था। अच्छा, h ग्रेटर देन x क्यों दिया गया, अगर h छोटा हो जाता है x से तो आपको पता है कि h अगर छोटा हो गया x से तो आप ये जो कर्ण बनेगा, ध्यान से देखिएगा, कर्ण बनेगा यहाँ पे देखिए, ऐसे मैं फिगर ड्रा कर दे रहा हूँ, ये h है ये x है, मान लो ये 4 होता है ये 5 होता है।
अब आप एक चीज़ बताओ, 4 का कुछ हिस्सा टूट जाता है, यानी यहाँ से 3 मान लो, 3 ये हिस्से से टूट जाता, तो ये कितना बचता है 1, यानी ये एक कर्ण हो सकता है जिसका आधार 5 हो और लंब 3 हो, उसका कर्ण कभी 1 हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी आपको h बड़ा है x से लेना पड़ेगा। ये दिया भी गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर ज्योमेट्री से, कहा गया फॉर ए ट्राइंगल ABC DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ इट साइड, इफ ABC की एरिया 24 है तो आपसे DEF की एरिया पूछी गई। कुछ इस प्रकार से दिया गया कि DEF इसके मध्य बिंदु है, ये D है, ये E है, ये F है, ये आपका A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अब आपसे पूछा किसका एरिया गया है? DEF का, यानी ये वाला एरिया पूछा गया। आपको पता है कि अगर मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो जो ये एरिया होगा, ये एरिया होगा, ये एरिया होगा, ये एरिया होगा, यानी त्रिभुज ABC के अगर तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें तो जो त्रिभुज बनेगा उसकी एरिया कितनी हो जाएगी? 1/4 ऑफ ट्राइंगल ABC। ये सबको पता होगा, क्यों होता है ये भी पता होगा, यानी 1/4 ऑफ ABC का 24, यानी 24 का 1/4, यानी 6 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो गया। समझ। कहा गया ये राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड ए कोन हैव इक्वल हाइट्स एंड इक्वल रेडियाई, यहाँ पे कर लीजिएगा, इनकी आधार त्रिज्या और ऊंचाइयाँ समान है, यानी कि दोनों के लिए रेडियस r है, ऊंचाई h है। कहा गया इफ देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज आर इन द रेशियो ऑफ 8:5। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूँ सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया की तो ये हो जाएगा 2πRh, और अगर मैं बात करूँ कोन के लिए तो πRL होता है, जहाँ पे L स्लैंट हाइट होती है, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी r² + h², और ये दिया गया आपको 8/5। πr से πr कैंसिल, यानी कि आपका हो गया h/√r² + h² बराबर हो गया 4/5, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि h/√r² + h² को लिख लीजिए r² + h² बराबर 4/√, में लिख लीजिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, या ऐसे करिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 को लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखिए, आप देखिए h की जगह पे अगर हम 4 रखें तो r की जगह पे 3 रखना पड़ेगा, यानी आपकी हाइट आ गई 4 और रेडियस आ गई 3। आपसे अनुपात किसका पूछा गया था? आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का, यानी 3:4 हो गया अनुपात। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे, तो इस प्रश्न में कर लीजिएगा कि उनकी ऊंचाई और आधार त्रिज्याएं बराबर हैं। कहा गया ये मेटल पाइप इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स एक्सटीरियर डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर द मेटल बेस 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द वेट ऑफ द पाइप इज। कहा गया कि एक धातु पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है, यानी ऊंचाई दी गई 21 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया इसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर, यानी बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर। अगर मोटाई 1 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तो इंटरनल रेडियस कितनी हो जाएगी? आउटर रेडियस -1 माइनस थिकनेस, यानी कि 3 सेंटीमीटर। कहा गया धातु का वजन, यानी घनत्व दिया गया, डेंसिटी आपको दी गई, तो आपसे पूछा गया वजन यानी वेट पूछा गया, ठीक है, द्रव्यमान पूछा गया। अब आप देखिए, आपको सबसे पहले आयतन निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि खोखले बेलन का आयतन होता है पाई इंटू R² माइनस r² इंटू h। वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी हो गया 22/7 गुणे h की वैल्यू 21, और 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 में से 9 जाएगा 7, 16 में से 9 जाएगा 7, 7 7 कट गया, 22 गुणे 21 462, यानी आपका वो हो गया आयतन हो गया 462। आपको पता है ये वॉल्यूम आ गया और ये डेंसिटी, तो आपको पता है द्रव्यमान यानी मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। पुट कर दीजिए, वॉल्यूम कितना है 462 गुणे डेंसिटी कितनी है 8, गुणा कर दीजिए 8 दूनी 16, 8 छक 48, 49, 8 चौको 32 और 4 36, 3696 ग्राम। लेकिन आपको किलोग्राम में पूछा गया, यहाँ पे देखिए किलोग्राम में, तो यानी 3.696 ग्राम हो जाएगा, 3.696 ग्राम हो गया, ठीक है। तो आपको डेंसिटी निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं, यानी कि आपको एक फार्मूला याद रखना था, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। कुछ क्वेश्चंस के आज मैंने हिंदी में नहीं लिए हैं, क्यों? क्योंकि आप लोग मुझे लगता है यार कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो। देखो थोड़ा सा अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हो या CHSL की, तो क्वेश्चन तो इंग्लिश में हो हिंदी में आपको फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप अंग्रेजी आपको आती है तभी आप CGL या CHSL या SSC के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। कहा गया ए कैन डू अ वर्क इन 5 days लेस देन द टाइम टेकन बाई B टू डू इट, यानी कि ए जो है वो B से 5 दिन कम लेता है कार्य करने में। कहा गया बोथ ऑफ देम वर्क together and take 100 by 9 days then the time taken by B alone to do the same work in। कहा गया कि A B से 5 दिन कम लेता है, यानी B अगर x दिन लेता है, या हम कहें B अगर x + 5 दिन लेता है तो A लेता है x दिन। अब आपसे कहा गया कि वह दोनों साथ में कार्य करते हैं तो उनको 100/9 दिन लगते हैं, 100/9 दिन लगते हैं कार्य को करने में, यानी कि अगर 100/9 दिन लगते हैं यानी एक दिन में 9/100 कार्य करते हैं। तो आपसे कहा गया B अकेले कितने दिन में कार्य कर देगा। ध्यान से देखिएगा, बेसिक से मैं जा रहा हूँ। A अगर x दिन में करता है यानी एक दिन में 1/x करेगा। B अगर एक दिन में x + 5 दिन में पूरा कार्य करता है यानी एक दिन में x
1/x+5 करेगा और दोनों मिलके कितना करते हैं 9/100। सॉल्व करिए यानी 2x+5 अपान x इंटू x+5 इज इक्वल टू 9/100। ठीक है, 9/100। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका हो गया, या आप ऑप्शन से चेक करने की कोशिश करिए। अगर आप x+5 देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि x इंटू x+5 आपको 100 दे रहा है, x इंटू x+5 आपको 100 दे रहा है। इस प्रकार से आपको वैल्यू पुट करनी है, या आप ऐसे करो x+5 बराबर अगर हम 15 लेंगे, x+5 देखो आपसे पूछा गया कि b अकेले कितने दिन में कर देगा, तो अगर x+5 बराबर 15 ले लें तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। x बराबर 10 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 धाम 20 10 25 बटे ये हो जाएगा 10 इंटू 15 यानी 150 1/6 आएगा, जो कि यहाँ पे है नहीं। अब आपको x+5 बराबर अगर 20 लें, x+5 बराबर 20 ले लोगे, x+5 बराबर 20 तो x बराबर 15, x बराबर 15 लोगे तो 15 दूना 30 5 35 बटे 15 इंटू 20 यानी 300। 5 से काटोगे 7/60 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है नहीं। अब x बराबर आप लीजिए 20, क्योंकि x+5 अगर 25 लोगे तो x बराबर 20 लेना पड़ेगा। x बराबर 20 लोगे तो कितना आ जाएगा 2x+5 45 बटे 20 इंटू 20 5 25 यानी कि 500। अब 5 से काटोगे 5 9 45 5 धाम में 100 यानी कि 9/100 आ गया। यानी x+5 को आप क्या ले सकते हो 25 ले सकते हो। यानी b कितने दिन में करेगा, b आपका x+5 दिन में करता है यानी कि 25 दिन में करेगा। यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई करनी है आपको बस। अब आप चेक कर लीजिएगा कि x+5 की क्या वैल्यू रखें ताकि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाए। तो मैं यहाँ पे आपको ये सिखाना चाह रहा था कि बेसिक से इजीली कैसे करेंगे, और आपको ये भी सीखना था यहाँ से कि ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे इसमें। टाइम एंड वर्क का एक और सुंदर सा क्वेश्चन कहा गया, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली, बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 days ऑफ इट्स कंप्लीशन, बी आल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट, इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड। कहा गया ए 10 दिन में कर सकता है, लिख दीजिए, बी 12 दिन में कर सकता है और सी 15 दिन में कर सकता है। कहा गया कि बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 days ऑफ इट्स कंप्लीशन, यानी ए ने 5 दिन पहले छोड़ दिया। बी आल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट द वर्क, यानी बी ने अगर 2 दिन बाद ए के छोड़ दिया, यानी कि 3 दिन काम बचा था तभी छोड़ दिया, और सी ने पूरे दिन कार्य किया। ठीक है, अब कहा गया कितने दिन में कार्य पूरा हुआ। आप मान लीजिए x दिन में अगर पूरा हुआ तो आप एक काम करिए 10 12 15 कैल्शियम 60 यूनिट टोटल कार्य, यानी ए करता है 1 दिन में 6, बी करता है 5, सी करता है 4। अब अगर ए 1 दिन में 6 करता है, 5 दिन इसने कम कार्य किया है, यानी x-5 इसने किया है, x-3 इसने किया है, 6 दिन यूनिट पर डे करते हुए x-5 दिन में 6x-30 करेगा, 5 यूनिट पर डे करते हुए x-3 दिन में 5x-15 करेगा, और 4 यूनिट पर डे करते हुए x दिन में 4x करेगा, और टोटल 60 यूनिट कार्य हो जाता है। यानी 6 5 11 4 15 x बराबर 105 हो जाएगा, यानी x बराबर 7। यानी कितने दिन में कार्य खत्म हुआ 7 दिन में। तो आपको ये समझना था इजीली और तेजी से कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ से है। कहा गया द सम ऑफ 2 numbers is 36, देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 3 and 105 रिस्पेक्टिवली, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 2 numbers is। दो संख्याओं का आपको योग दिया गया 36, उनका मासा दिया गया 3। अगर मासा 3 है तो पहली संख्या 3 है, अगर माने तो दूसरी संख्या 3 भी होगी। अब इनका योग दिया गया 3a + 3b बराबर 36, यानी हम कह सकते हैं a + b बराबर 12, जहाँ पे a और b को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अब कहा गया इनका एलसीएम जो है 105 है। एलसीएम क्या हो जाएगा 3ab हो जाएगा। 3ab बराबर 105 दिया गया, यानी ए बी बराबर आपको दिया गया है 35। a + b 12 है, ए बी 35 है, तो a बराबर 7 b बराबर 5 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया कि इनके रेसिप्रोकल्स का सम निकालना है। रेसिप्रोकल यानी कि विपरीत का, तो आप कहेंगे इस रेसिप्रोकल्स का सम क्या हो जाएगा 1/3 a + 1/3b। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3ab, ऊपर बचेगा a धन b। a धन b की वैल्यू रखिए, a धन b 12/3 इंटू ए बी 35, 3 से काट देंगे, 3 चौको 12, 4/35 आपका आंसर हो गया। कितना इजी सा क्वेश्चन था। कहा गया द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एमंग हुम 1001 पेन्स एंड 91 0 मतलब 1001 पेन्स एंड 91 0 यानी कि 910 पेंसिल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गेट्स सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स ईच। कहा गया कि कितने स्टूडेंट्स हों जिनके बीच में 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट की जाए कि प्रत्येक स्टूडेंट जितनी संख्या में पेन पाता है, मतलब सभी स्टूडेंट बराबर संख्या में पेन पाएँ और सभी स्टूडेंट बराबर संख्या में पेंसिल पाएँ। अगर आपको मैक्सिमम नंबर पूछा गया, मैक्सिमम किस में आता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैक्सिमम दिखा, आपको एचसीएफ से रिलेशन इसका पता चल जाना चाहिए कि इसका एचसीएफ 910 और 1001 का। तो 910 को आप फैक्टराइज करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा, हाँ ये आपका हो जाएगा 2 × 5 × 91, और 1001 को गुणन 1001 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा
11 गुणे 91। अब देखिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 91, यानी 91 ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एचसीएफ आएगा वही हो जाएगा। यानी 91 अगर स्टूडेंट हो तो हम सबको कितनी कितनी पेन देंगे, कितनी कितनी पेन देंगे, पेन तो देंगे 11 11 और पेंसिल देंगे, पेंसिल कितनी दे सकते हैं 10 10, यानी 11 11 पेंसिल बांट सकते हैं और पेन कितनी कितनी बांट सकते हैं 10। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसके लिए क्या निकालेंगे आप, एचसीएफ। कल हमने बोट एंड स्ट्रीम किया था, आज हम थोड़ा ट्रेन कर ले रहे हैं। कगे टू ट्रेवल 816 किलोमीटर एंड एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 9 आवर्स मोर देन राजधानी, यानी कि एक्सप्रेस जो है वो राजधानी से 9 घंटे ज़्यादा लेती है, राजधानी से 9 घंटे ज़्यादा लेती है। अब कहा इफ़ हाउ एवर द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज डबल्ड, यानी कि अगर स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की जो ई माना था वो 2E हो जाए तो ये 4 घंटे कम समय लेती है, किससे, राजधानी से। कहे व्हाट इज द स्पीड ऑफ राजधानी। देखो अगर मैं बात करूं 816 को ई से जाएगी एक्सप्रेस तो कितना समय लगेगा 816 बटे ई, और राजधानी 816 को आर से जाएगी तो 816 बटे आर, यानी कि राजधानी द्वारा लिया गया समय इतना है और एक्सप्रेस द्वारा इतना है, और आपको दिया गया एक्सप्रेस राजधानी से 9 घंटे ज़्यादा समय लेती। अब कहा गया कि अगर 816 को 2E से जाया जाए, ठीक है, 2E से जाया जाए तो आपको पता है कि 816 बटे आर जो राजधानी समय ले रही थी उससे 4 घंटे कम समय लगेगा, ठीक है। अब आपसे राजधानी की गति पूछेगी, आपको यहाँ इक्वेशन दिया गया 816 बटे ई, यहाँ पे दिया गया 816 बटे 2E, यानी 2 से भाग कर दो, यहाँ पे 2 से भाग, यहाँ पे 2 से भाग, तो यहाँ पे भी 2 से भाग। अब दोनों को घटा दो, तो यानी कि इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा दो, तो 816 बटे 2E 816 बटे 2E, या हम कहें दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर कर लो। अगर आप दायां पक्ष बराबर करने जाओगे तो आपको मिलेगा 816 बटे 2R प्लस 9 बटे 2 बराबर 816 बटे आर माइनस 4, यानी कि 816 बटे आर में से 816 बटे 2R घटाओगे तो आपका आ जाएगा 816 बटे 2R बराबर आपका कितना हो जाएगा 9 बटे 2 धन 4, यानी कि 17 बटे 2, यानी कि राजधानी की स्पीड कितनी हो जाएगी 2 2 कट गया, 17 से भाग कर दीजिए, 17 चौको 68, 17 8 136, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे हमारे किसकी स्पीड हो गई, राजधानी की। तो आपकी राजधानी की स्पीड कितनी आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटे। एक और ट्रेन का क्वेश्चन ले लो, कहा गया 7 आवर्स आफ्टर ए गुड्स ट्रेन पास द स्टेशन अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर फॉलोइंग दैट्स गुड्स ट्रेन फास्ट थ्रू द स्टेशन। इफ आफ्टर पासिंग द स्टेशन द ट्रेन ओवरटेक्स द गुड्स ट्रेन इन 11 आवर्स व्हाट इज द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन। कहा गया एक मालगाड़ी किसी स्टेशन को पार करती है, ठीक है, उसके 7 घंटे बाद एक दूसरी रेलगाड़ी है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गुजरती है 7 घंटे बाद, और कहा गया उस स्टेशन को पार करने के बाद जो ट्रेन है वो 11 घंटे बाद गुड्स ट्रेन को ओवरटेक कर लेती है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारी कौन सी ट्रेन थी, गुड्स ट्रेन, इसने पार किया, ठीक है, पार किया, और उसके 7 घंटे बाद, यानी 7 घंटे ये ऑलरेडी चल चुकी है, 7 घंटे ऑलरेडी चल चुकी है। उसके बाद एक हमारी दूसरी ट्रेन आती है, वो यहाँ से स्टेशन से पास करती है, यानी 7 घंटे बाद समझ लो ये स्टेशन से चलती है, ये 7 घंटे पहले चल चुकी थी, और ये दूसरी ट्रेन जब निकलती है उसके 11 घंटे बाद इसको ओवरटेक कर लेती है, यानी कि 7 घंटे ये पहले चल चुकी थी और 11 घंटे बाद ये दोनों मिल जाती हैं। यानी कि जितने देर में हमारी गुड्स ट्रेन 18 घंटे चलती है उतनी देर में, मतलब जितनी 18 घंटे में हमारी गुड्स ट्रेन जितनी दूरी तय करती है उतनी ही दूरी 11 घंटे में 54 स्पीड वाली ट्रेन तय कर लेती है, क्योंकि देखिए 11 ही घंटे में तो उसने ओवरटेक कर लिया, 7 घंटे बाद इसके शुरू हुई, यानी इसने 18 घंटे शुरू चला और इसने केवल 11 घंटे, यानी आप कहेंगे गुड्स ट्रेन द्वारा 18 घंटे में चली गई दूरी बराबर हो जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 11 घंटे में तय करी गई दूरी, यानी कि गुड्स ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 18 का नंबर 18, 18 या 54, यानी गुड्स ट्रेन की स्पीड हो गई 3 गुणे 11 यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपका आंसर क्या हो गया 33 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखो, कहा गया कॉट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप कॉट स्क्वायर को तोड़ोगे तो आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ऑप्शन से भी कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग मेथड से। कॉस स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 अपान साइन स्क्वायर, जिसको हर कबाड़ी तक जानता है। कॉसेक स्क्वायर -1 +1 हो जाएगा। अरे 1 अपान साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर और +1 हो गया, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि कॉस स्क्वायर क्या होता है। कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर और इंटू कॉसेक स्क्वायर +1 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर +1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर, यानी कि -1
1 और माइनस साइन स्क्वायर है +1 मतलब इंटू +1 यानी कि प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी देखिए माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर है -1 हो गया और माइनस साइन स्क्वायर है इंटू 1 यानी कि माइनस साइन स्क्वायर हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया। कॉसेक स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कॉसेक ए प्लस साइन है, ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस साइन है, ए माइनस बी ए प्लस बी लगा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? बी। चलो ये भी देख लो, कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट 11 पाई बाई 6। आपसे कॉट 11 पाई बाई 6 की वैल्यू पूछी गई। देखो आप सबसे पहले निकालो कि अगर हम इसको कॉट 11 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 2 पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अब देखिए एक चतुर्थांश में ड्रा कर रहा हूँ, आपको पता है ये इतना 360 अंश होता है, 360 अंश यानी कि 2 पाई, इससे पाई बाई 6 कम यानी कि यहाँ से ये 270 से लेके और ये 360 तक होता है, 360 से कितना अंश कम, 30 अंश कम, यानी यही चौथे चतुर्थांश में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। आपको पता है कि पहले क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव और इसमें कॉस सेक पॉजिटिव। ये कॉस सेक है नहीं, तो यानी कि ये निगेटिव वैल्यू देगा, यानी ये देगा माइनस कॉट पाई बाई 6। और आपको पता है माइनस कॉट पाई बाई 6 यानी कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो आपका हो गया -√3, आपका आंसर हो गया -√3, आपका आंसर हो गया। पहला ऑप्शन सही है, -√3 आपका आंसर हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कॉट 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पे पाई बाई 6 था तो माइनस कॉट पाई बाई 6, और कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू √3, उसके आगे माइनस, काम खत्म। अलजेब्रा का क्वेश्चन देखो, कहा कि x + 1/x + 7 = 0, तो x - 1/x + 7 क्या होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपको दिया गया x + 1/x + 7 = 0। आप एक काम करो, दोनों पक्षों में 7 जोड़ दो, यानी ये हो गया x + 7 + 1/x + 7 = 7 हो गया। अब दोनों पक्षों में हमने 7 जोड़ा। आप एक काम करिए, अगर मैं पूछूं कि सर इसको a एज्यूम कर लो, इसको ये भी a हो जाए, यानी a + 1/a = 7 हो गया, तो a² + 1/a² कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर -2 यानी 49 में से 2 जाएगा 47, दोनों पक्षों से 2 घटा दो, यानी ये हो गया a² + 1/a² -2 = 45। ये आपका लिखा a - 1/a का होल स्क्वायर, यानी a - 1/a का होल स्क्वायर बराबर 45, यानी आप कह सकते हो a - 1/a बराबर रूट ले लो 3√5। a की वैल्यू रखोगे तो आपका हो गया x + 7 + 1/x + 7, सॉरी x + 7 - 1/x + 7 बराबर 3√5। अगर 7 को आप इधर भेज दोगे तो आपका आ गया x - 1/x + 7 = 3√5 - 7। समझ आ गया। तो आप, मैंने 7 क्यों जोड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से बना ले, जो यहाँ पे हार में है वही अंश में इधर आ जाए, तो आप a + 1/a का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि 2ab अगर इस पे करने जाओगे तो 2a तो ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, तो x और x + 7 कटेगा नहीं, तो इसी वजह से मैंने +7 करा। ठीक है। एक और अलजेब्रा का सुरीला सा प्रश्न देखो, कहा गया 4x + y = 256, यानी 4x + y = 256 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4, और ऐसे 256 के पावर x - y बराबर आपको दिया गया 4 को 256 के पावर में लिखना है, तो 4 आप कह सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 256 के पावर 1/4, 4 को लिख सकते हैं 256 के पावर 1/4, अरे 256 को लिखेंगे 4 के पावर 4 इंटू 1/4, 4 और 1/4 कट के यानी 4 दे देगा। अब आप घातों की तुलना कर दीजिए, यानी आपको दिया गया x + y बराबर 4, x - y = 1/4, तो आपको x और y की वैल्यू पूछेगी, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x = मिल जाएगा आपको 17/4, यानी x बराबर हो गया 17/8। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी y बराबर हो जाएगा 17/8 माइनस 1/4 यानी कि 15/8, तो x की वैल्यू 17/8 और y की वैल्यू 15/8, तो आपका आंसर हो गया 17/8 15/8। आपको ये समझना होगा कि घात में कैसे तोड़ेंगे। एक और ट्रिको का क्वेश्चन ले लो, कहा गया 2 cos c + dy2 × sin c - dy2 किसके बराबर होता है। डायरेक्ट फार्मूला है, आपको बता दूं मैं कि sin c + sin d होता है। मैं फार्मूले लिखे दे रहा हूँ, फार्मूले याद कर लीजिएगा। तो sin c + sin d होता है 2 sin c + dy2 × cos c - dy2। sin c - d होता है 2 sin c - dy2 cos c + dy2। cos c - cos d होता है 2 sin c + dy2 × sin d - c/2, और cos c + cos d होता है 2 sin c
प्लस डी बाई टू, सॉरी 2 कॉस, यहाँ पे कर लीजिएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस डी माइनस सी बाई टू, ये आप कर लीजिएगा, चारों फार्मूले याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे साइंस सी माइनस डी बाई टू होता है, ठीक है। तो यानी कि 2 साइंस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइंस सी माइनस डी बाई टू, और ये 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस डी माइनस सी बाई टू। तो ये पूछा कौन सा गया, कॉस आया है सी प्लस डी बाई टू और साइंस सी माइनस डी बाई टू, तो ये कौन सा फार्मूला होगा, साइंस सी माइनस साइन डी, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखो, टेन स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, अभी हमने किया उसी तरह का प्रश्न है। टेन स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर है अपान कॉस स्क्वायर है, ठीक है। और ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर को लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है आएगा, और माइनस साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर यानी कि माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है टेन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। देखा कितनी आसानी से आपने कर लिया। तो आप इस ये दिया गया हो तो ये इस पे जा सकते हैं, ये दिया गया हो तो इस पे वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर a बराबर 45 पुट कर लो। एसएससी का प्यारा सा क्वेश्चन, ससुराल है एसएससी, ये इस क्वेश्चन की ससुराल है एसएससी के पेपर सेटर्स के यहाँ, क्योंकि इतना क्वेश्चन इस तरह से आप पूछने लगे हैं। कहा गया इफ द एक्सप्रेशन पी एक्स क्यू माइनस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। कहा गया इतना अगर व्यंजक इससे विभाजित है तो आपको पी और क्यू की वैल्यू निकाली। आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के दो फैक्टर हैं, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, यानी अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 से डिविजिबल है तो एक्स माइनस 3 से भी होगा, एक्स प्लस 2 से भी होगा। अगर कोई व्यंजक एक्स माइनस 3 से डिविजिबल है तो उसमें हम एक्स बराबर 3 रख देंगे तो वो सेटिस्फाई होगा उसको, यानी सेटिस्फाई करने का मतलब इस व्यंजक की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्स बराबर 3 रखेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 27p माइनस 9q माइनस 21 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी हम कह सकते हैं 27p माइनस 9q बराबर 27, या हम कह सकते हैं 3p माइनस q इज इक्वल टू 3। और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यानी x बराबर माइनस 2 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई होगा। x बराबर माइनस 2 रखिए यानी माइनस 8p माइनस 4q प्लस 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी आप कहेंगे 8p प्लस 4q इज इक्वल टू 8, यानी 2p प्लस q इज इक्वल टू 2। 4 से डिवाइड कर दिया, समझ आ रहा है ना। यानी आप कहोगे 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2, 3p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3, तो आप दोनों को जोड़ दीजिए यानी 5p इज इक्वल टू हो गया 5, p इज इक्वल टू 5 यानी p बराबर 1 हो गया। अगर p बराबर 1 हो गया तो q बराबर 0 हो गया। तो आपसे p और q की वैल्यू पूछी गई थी, यानी p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 0। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक व्यंजक दूसरे व्यंजक को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो उसके जो फैक्टर हैं यानी x माइनस 3 एक्स प्लस 2, इसको 0 के बराबर करिए तो x बराबर 3 एक्स बराबर माइनस 2, इसको अगर हम इसमें रखेंगे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब इसमें रखने पर वैल्यू 0 देगा, बस। ऐसे सेम ये क्वेश्चन है। कहा गया अगर ये व्यंजक इससे डिविजिबल होता है तो पी और क्यू के बीच अनुपात क्या होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 9 यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 3, यानी एक बार एक्स की वैल्यू प्लस 3 एक बार एक्स की वैल्यू माइनस 3 रख के सेटिस्फाई करवा लो तो हो जाएगा 27p माइनस 18, 3 3 9 दूनी 18 माइनस 3q प्लस 18 इज इक्वल टू 0, यानी कि आप कहेंगे 27p माइनस 3q इज इक्वल टू 0, यानी 27p इज इक्वल टू 3q। तो आपसे पी और क्यू का अनुपात पूछा गया, यानी p बटे क्यू बराबर 3/27 यानी कि 1/9, तो p अनुपात q बराबर हो जाएगा 1/9। दैट्स ऑल, समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो ये प्रश्न आप एकदम रट लीजिए। कैसे क्या करना है, आपको जो व्यंजक सेटिस्फाई कर रहा है उसके फैक्टर निकालने हैं, और अगर वो जो पहला वाला व्यंजक दिया रहेगा वो दूसरे व्यंजक से डिविजिबल होता है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। फैक्टर से डिविजिबल होने का मतलब उसको 0 के बराबर करेंगे, 2 वैल्यू देगा, 2 वैल्यू देने के बाद दोनों वैल्यू को रखेंगे वो 0 के बराबर हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। कहा गया इफ a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 4c, तो आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना है। ये भी प्रश्न आपके एसएससी का सबसे चहेता बनता जा रहा है। a बराबर 2b दिया गया बराबर 4 से। अब a का गुणांक 1, b का गुणांक 2, c का गुणांक 4, 1 2 4 का एलसीएम लोगे, a बराबर 4 कर दो। अगर ये बराबर 4 हो गया तो a यहाँ से आ जाएगा 4, b आ जाएगा 2, c आ जाएगा 1। अब आपको a b c का अनुपात पूछा गया तो आपका अनुपात हो जाएगा 4:2:1। समझ आ गया, समझ आ गया ना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे कुछ